गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, साथ ही आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो 71st बीपीएससी को लेकर ये हमारा बिहार स्पेशल सेशन चल रहा है, जिसमें हम बिहार के सारे पार्ट को कवर अप करेंगे। और हमने हिस्ट्री शुरू कर दिया है। हिस्ट्री में हम एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं, तो जिन्होंने आज पहली दफ़ा क्लास ज्वाइन किया है वो जाकर प्रीवियस क्लासेस को भी कर ले, ताकि आपके पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाए, बहुत सारा आपके पास कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स आपके पास जमा हो जाए। तो चलिए, हम एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे थे। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है बिहार का इतिहास, जिसमें से हमने मौर्योत्तर बिहार लास्ट क्लास में हमने किया था, यानी कि मौर्य के काल के बाद का काल। उससे हमने बहुत सारे कुछ एमसीक्यूज़ किए थे। तो चलिए आगे देखते हैं कि आज हमें कहाँ से क्वेश्चंस को कवर अप करना है। एंड होपफुली हर दिन के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को देते चलेंगे बिना मेरे आंसर से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है क्वेश्चन का वो होगा गुप्तकालीन बिहार, ठीक है, यानी कि गुप्त काल से आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, बनारस में, कन्नौज में या फिर पाटलिपुत्र? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल सही किया होगा, पाटलिपुत्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष और चंद्रगुप्त की राज्याभिषेक का समय पूछा जा रहा है। तो क्या है, 230 ईस्वी, 320 ईस्वी, 320 ईसा पूर्व और 300 ईस्वी, ठीक है। तो सबसे पहला तो जब आपके पास इस तरह के ऑप्शंस आए तो इसको तो आप पहले ही हटा देंगे। अगर आपको कन्फ्यूज़न भी हो तो ऐसे ऑप्शंस को आप पहले भी हटा दें, तो 3 आपके पास ऑप्शन रह जाएंगे, जिसमें से आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 320 ईसा पूर्व। क्लियर है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, जब आप इसको पढ़ेंगे, इस डेट को पढ़ेंगे, तो बहुत जगह आपको ऐसा लिखा रहेगा 319 या 20, ठीक है। तो उसमें आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर 319 चूँकि आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप 320 कर रहे हैं, तो दोनों ऐसा नहीं कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों दे देगा, ठीक है। तो कहीं 319 भी मिलता है, कहीं 320, मतलब 319-20 यहाँ पर ये बोला जाता है, ये काल होता है, ठीक है, ये समय है इसका, ठीक है। तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो किस शासक ने कुमार देवी जो है वो कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी की राजकुमारी थी। तो उनसे किसने विवाह किया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर बिंबिसार। तो आपका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। और देखिए ये चंद्रगुप्त नाम सुनते ही आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, दिमाग में आना नहीं चाहिए कन्फ्यूज़न, क्योंकि चंद्रगुप्त को हम मौर्य काल में भी पढ़ते हैं और गुप्त काल में भी पढ़ते हैं। तो गुप्त काल में अलग चंद्रगुप्त है और मौर्य में अलग चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। तो कई दफ़ा आपको क्वेश्चंस भी इस तरह पूछे जाएंगे जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम इंक्लूड होगा और चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य है या जो चंद्रगुप्त प्रथम है उनका भी नाम यहाँ पर उल्लेख रहता है। तो आप क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान में रखिएगा जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस अगर मिले कि चंद्रगुप्त से रिलेटेड कोई सवाल हो और गुप्त काल के भी चंद्रगुप्त हो और मौर्य काल के भी, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो सबसे पहला कि आपके पास एक फैक्ट भी आ गया। फैक्ट क्या है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। क्लियर है ये? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि महाराजा गुप्त काल में महाराजा धीराज का जो उपाधि है वो किसने धारण किया? तो आपको पता होना चाहिए किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। 2 चंद्रगुप्त हुए हैं, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर है? तो आपको याद होना चाहिए कि महाराजा धीराज की उपाधि ली थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये उपाधि ली थी कहाँ पे, किस जगह पर ये उपाधि ली गई थी? तो ऑप्शन देख लीजिए, पाटलिपुत्र में, इलाहाबाद, उज्जैन, लिच्छवी। आपने आंसर बिल्कुल सही दे दिया है। आंसर क्या है? पाटलिपुत्र में। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि इसमें चंद्रगुप्त प्रथम की बात हो रही है, तो ये जो कार्यकाल मैंने बोला 320 यहाँ पर, तो 319-20 आपको देखने मिलेगा, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। और 319-20 में ही गुप्त संवत जारी किया गया था,
ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे इस तरह के सवाल, गुप्त संवत, संवत मतलब कैलेंडर, ठीक है, तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त संवत जो है वो किसके कार्य में किसके कार्यकाल में इसको जारी किया गया, तो आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त प्रथम। संवत से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है। क्लियर है? ठीक है, तो यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के समय में गुप्त संवत जारी किया गया था, कब? 319-20। ठीक है, तो ये इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा? ठीक है, इस पर हम अभी चर्चा कर लेंगे। तो किस शासक ने स्वयं को यानी खुद को लिच्छवी दोहित्र कहा? ऑप्शन क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अजातशत्रु। तो इसमें से अगर आपको आंसर पता है तो बहुत अच्छा बात है, जिन्होंने आंसर कर दिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया उनको मैं बता देती हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। ठीक है, तो पहला आप याद रखेंगे कि समुद्रगुप्त ने स्वयं को क्या बोला? लिच्छवी दोहित्र। तो पूछा जाएगा लिच्छवी दोहित्र किसको बोला जाता है? तो समुद्रगुप्त को। क्लियर है? इतनी बातें आपको ध्यान रखनी। अच्छा, लिच्छवी दोहित्र का क्या मतलब होता है? मतलब लिच्छवी की बेटी का बेटा। अभी हमने पढ़ा कुमार देवी के बारे में, अभी पिछले 1-2 क्वेश्चन में हमने देखा था कि कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जाता है? लिच्छवी दोहित्र, मतलब लिच्छवी की बेटी का बेटा, यानी कि कुमार देवी का बेटा समुद्रगुप्त। ठीक है, तो इसने खुद को ये उपाधि या खुद को ये कहा। ठीक है, लिच्छवी दोहित्र। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो बिहार में गुप्त शक्ति का संगठन का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं तो इन्हीं के बारे में आगे में आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ पर आपको उपाधि से रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे। होपफुली यहाँ पर हो, नहीं हो तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी नहीं बता रही। कई बार क्या होता है कि आगे जाकर वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं रुक जाती हूँ यहाँ पर, आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, एक चंद्रगुप्त द्वितीय को एक और नाम से जाना जाता है, शायद आप जानते भी होंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, नहीं होगा तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र, कन्नौज, इलाहाबाद या फिर दिल्ली। तो आपका आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? ठीक है, किस शासक से, किससे अनुमति, यानी कि ये पूछा जा रहा है कि श्रीलंका के एक राजा थे, कौन? राजा मेघवर्मन, जिन्होंने बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। तो ये अनुमति किससे मांगी गई थी? तो ये आप देख लीजिए, ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, समुद्रगुप्त और या फिर कुमारगुप्त। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त से। ठीक है, तो समुद्रगुप्त से ये अनुमति मांगी गई थी कि एक बौद्ध मठ स्थापित करना है। क्लियर है? इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा भी गया है 43rd बीपीएससी में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। ठीक है, तो यानी युग पूछा जा रहा है, मतलब किसके काल में नालंदा विश्वविद्यालय? तो आपको आंसर पता होना चाहिए, मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। तो आंसर क्या है? गुप्त। ठीक है, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अच्छा, ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आप गलती से भी गलती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो रही है, तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय में बना था? तो कुमारगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश के ही शासक थे, कौन? कुमारगुप्त, और इन्हीं के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। क्लियर है? इसको ध्यान रखिएगा, और नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, पूछा जाता है अक्सर। अगला क्वेश्चन देख लें हम। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। देखिए अभी मैंने बता दिया कौन है, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, रामगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त। चलिए इसमें बोलने की भी ज़रूरत है क्या? कुमारगुप्त। ठीक है, तो यानी कि कुमारगुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई। ठीक है, तो बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है उसकी स्थापना जो है वो किस काल में हुई थी? मौर्य काल में? नहीं। पाल काल में? नहीं।
हर्यंक वंश के शासनकाल में नहीं, यानी कि आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा गुप्त काल में। ठीक है, तो ये ऑप्शंस कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो ऐसे ही आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है कि गुप्त काल। गुप्त काल में ही बोध गया का महाबोधि मंदिर जो है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी यात्री फायान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था। तो देखिए बहुत फैक्चुअल है, फिर भी आपको याद रखना है कि वो कितने समय तक रहा था, 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर 14 महीने। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 3 साल। ठीक है, यानी कि फायान जो है वो 3 साल तक यहाँ पर रहा था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था। आर्यभट्ट का संबंध जो है वो किस नगर से था, चंपा से, नालंदा से, राजगीर से या फिर पाटलिपुत्र से। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा पाटलिपुत्र। ठीक है, यानी कि आर्यभट्ट का संबंध था पाटलिपुत्र से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, आर्यभट्ट के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, वो सवाल बहुत इस तरह के सवाल बनते हैं कि आर्यभट्ट जो है वो किसके दरबार में था। इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आर्यभट्ट है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। क्लियर है, ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है कि आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। अच्छा चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का जिक्र आ रहा है, फिर हो सकता है आगे वो क्वेश्चन आए या नहीं है। चलिए मैं बता देती हूँ, जो मैंने बोला था कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उन्हीं को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास चंद्रगुप्त द्वितीय लिखा रहे या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। क्लियर है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो गुप्त काल की एक कौन सी मूर्ति सुंदर, एक बहुत ही खूबसूरत कार्तिकेय की मूर्ति थी, वो किस शहर से प्राप्त हुई है। तो पटना, सारण, भागलपुर या फिर शाहाबाद। तो आपका आंसर क्या है, शाहाबाद। क्लियर, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन देखिए अगला है, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, ये आप लोग को पता भी होगी और होना भी चाहिए। तो क्या है, बिहार में कितने फीट की, 7.5 फीट की बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है, लेकिन वो कहाँ से हुई है, गया से, सुल्तानगंज से, नवादा से या फिर नालंदा से। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा सुल्तानगंज से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सुल्तानगंज से 7.5 फीट की ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्लियर है, ये ध्यान में रखिए, ये काफ़ी न्यूज़ में एक समय में आया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र है, यह किस काल के हैं। ठीक है, तो एक राजगीर में कौन सा मंदिर है, मणिनाग मंदिर। तो देखिए आप आंसर पे बाद में जाइएगा, पहले यहाँ पर आपको एक और फैक्ट मिल गया। तो अगर हो सकता है आपको पूछ दे कि कोई मणिनाग मंदिर है जिस पर क्या है, जिसके पत्थर पर गणेश जी, विष्णु जी और नाग नागिनों की चित्र जो है उसमें खुदी हुई है, उसमें बनी हुई है, तो ये कहाँ पर है। तो आपको ये पता होना चाहिए वो कहाँ, राजगीर में। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि ये जो इसका जिक्र किया जा रहा है ये किस काल का है। ठीक है, ये किस काल का है, मौर्य काल, पाल काल, गुप्त काल या परवर्ती काल, या परवर्ती गुप्त काल। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा गुप्त काल। देखिए यहाँ पर तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जा रहा है काल वाला आंसर देने के लिए, क्योंकि आपको पता है हम गुप्त काल से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादातर संभावनाएं हैं यहाँ पर कि गुप्त काल से ही रिलेटेड क्वेश्चन बने। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तो आप इसको जहन में बैठा कर जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है, राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था। जरासंध की बैठक मतलब जरासंध के सिंहासन का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, ये किस काल में हुआ था, मौर्य काल, गुप्त काल, पाल काल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, गुप्त काल। इसलिए मैं बार बोली क्योंकि हम यहाँ पर गुप्त काल पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको इजी हो जाएगा यहाँ पर आंसर को टिक आउट करना। लेकिन आपके एग्जामिनेशन हॉल के लिए आपको तैयार रहना है, तो बी प्रिपेयर्ड, आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, तीर भुक्ति यानी आधुनिक दरभंगा। ठीक है, तीर भुक्ति का राज्यपाल था, तो तीर भुक्ति का राज्यपाल पूछा जा रहा है, गोविंद गुप्त, घटोत्कच, चीरादत्त या फिर पर्णदत्त। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर होगा गोविंद गुप्त। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत से क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिले होंगे जो आप ये भी समझ लीजिए जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर भी आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है जिसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पर भी आप क्वेश्चन करते करते कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको लगेगा कि अरे ये तो कहीं भी नहीं था या फिर बहुत अलग सा कुछ आ रहा है, तो उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना। अगर किसी में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है या कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने हैं तो वो मैं यहाँ पर आपके पास दे रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। लेकिन हर क्वेश्चन में फंसना नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो नॉन सीरियस स्टूडेंट के लिए भी होते हैं कि आप उसी में फंस जाए, उसी में दिमाग लगा ले। कभी कभी होता है हम ईगो पे ले लेते कि अरे ये क्वेश्चन हमसे कैसे नहीं बना, है ना, तो फिर हम उसी में उलझ कर रह जाते। तो इस तरह से आपको परेशान नहीं होना है, जो इंपॉर्टेंट होंगे उस तरह से उस पर चर्चाएं हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। थोड़ा ये मिसप्रिंट लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बिहार में जो बौद्ध विहार है उसका प्राचीनतम केंद्र क्या था। ठीक है, ये भी आपको आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन है नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या है, नालंदा। ठीक है, तो नालंदा क्या था, बौद्ध विहार का वो प्राचीनतम केंद्र था। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और मतलब एक तरह से वहाँ पे आप कह सकते हैं कि नालंदा में क्या होता था, वहाँ पर जो बौद्ध दर्शन थे, बौद्ध धर्म की जो फिलॉसफी थी वो वहाँ उसके लिए ही वो जाना जाता है नालंदा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है। तो अभी मैंने बोला चिकित्सा, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या फिर रसायन विज्ञान। तो आपका आंसर क्या होगा, बौद्ध धर्म दर्शन। ठीक है, ये इसके लिए प्रसिद्ध थी। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाइयान किसके शासन के दौरान आया था। ठीक है, तो देखिए जितने भी जो यात्री है, जो बाहरी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उनका जो भी विदेशी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं तो उनका आगमन का आपको डेट में नहीं फंसना, लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि कौन किसके शासनकाल में आया है। जितने भी जो महत्वपूर्ण यात्री हुए हैं उनका आपको नाम पता होना चाहिए कि वो किसके शासनकाल में आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, क्या पूछा जरा, फाइयान किसके शासन के दौरान आया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपका, हर्ष, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर अशोक। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड। क्लियर है, तो चंद्रगुप्त सेकंड के ही शासनकाल के दौरान फाइयान जो है यहाँ आया था। क्लियर है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने यह वर्णन किया है। अच्छा, एक वर्णन किया गया, पहले उस वर्णन को पढ़ लेते हैं हम, कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश से सर्वाधिक मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। क्या बोल रहा है, मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट किसका है, किसने ये वर्णन किया है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन है वेनसांग, मेगास्थनीज, फाइयान या फिर इत्से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फाइयान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछ भी सकते हैं यहाँ पर, ये जैसे पूछा गया कि ये कौन बोल रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है फाइयान, फाइयान का ये वक्तव्य है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है गुप्त संवत का आरंभ होता है। तो देखिए, आई थिंक मैंने अभी पीछे में शुरुआती कुछ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैंने बताया था जिसमें मैंने बोला था गुप्त संवत जारी किया गया था, कब जारी किया गया। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास क्या है, ऑप्शन है आपके पास 302 ईस्वी, 312 ईस्वी, 320 ईस्वी, 322। तो इसमें 319 कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 320 ईस्वी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 319-20 ईस्वी में क्या हुआ था, गुप्त संवत जो है वो जारी किया गया था। ठीक है, गुप्त संवत यानी कि गुप्त कैलेंडर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें हम। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है सवाल, इसमें किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो मैं सीधे आंसर पर आती हूँ, आंसर क्या होगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। अच्छा, यहाँ पर जान लीजिए, ये कंपैरिजन जो थोड़ा किया जाता है ये थोड़ा अटपटा सा लगता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, जबकि अगर हम एज वाइज अगर बात करें तो समुद्रगुप्त और यहाँ पर नेपोलियन की जो बात की जा रही है, इन दोनों में जो साल का गैप है वो लगभग 1500 साल का गैप है।
ठीक है, मतलब इसके 1500 साल के बाद का है नेपोलियन। तो आप देख रहे हैं इतना लंबा गैप है, लेकिन ये जो कथन है, ये कथन कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है जो ब्रिटिशर्स का प्रभाव यहाँ पर इस स्टेटमेंट में दिख रहा है। अगर सही मायने में बोला जाए तो यहाँ पर ये बोलना चाहिए कि नेपोलियन को फ्रांस का समुद्रगुप्त कौन है, ठीक है, ये बोल सकते थे कि नेपोलियन को फ्रांस का समुद्रगुप्त कहा जाता है। क्योंकि जब भी तुलना होती है, अब अगर कोई पिता है और कोई बेटा है, तो बेटे का गुण अगर कुछ मिल रहा है तो हम ये थोड़ी, बेटा और पिता में कोई गुण मिलता है तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि पिता जो है वो अपने बेटे पर गए हैं, नहीं, हम कहते हैं कि बेटा जो है वो अपने पिता पर गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वही उल्टा हो गया, ठीक है। तो इतना लंबा गैप, लेकिन स्टिल यहाँ पर आज भी ये सवाल भी बन रहा है कि भारत का नेपोलियन कौन, क्या, किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, ठीक है। तो चलिए इसको आपको ध्यान में रखना। हाँ, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ये जो तुलना की गई थी ये किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी, तो वो किया गया था V.A. स्मिथ द्वारा, ठीक है। V.A. स्मिथ द्वारा ये तुलना की गई थी, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि ये किसने कहा था तो आपको ध्यान में रखना है V.A. स्मिथ ने। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी, ठीक है। सौराष्ट्र, तो अगर अभी हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान गुजरात और मालवा MP, ठीक है। तो सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी, तो ऑप्शन क्या है आपके पास, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। देखिए ये स्लैश दे देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय या उन्हीं को बोला जाता है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, और चौथा है स्कंदगुप्त। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोले, उन्होंने सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय प्राप्त की थी, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विष्णुसेन, हरिसेन, चंद्रसेन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है, हरिसेन, ठीक है। और ये आपको ध्यान में रखना है, जो प्रयाग प्रशस्ति पुस्तक है इसमें प्रशस्ति का मतलब ही होता है प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा। तो इसमें क्या है, समुद्रगुप्त के बारे में और जो गुप्त साम्राज्य है उसका वर्णन इसमें मिलता है, किसमें, प्रयाग प्रशस्ति में। क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हरिसेन की बात कर रहे हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में ये पूछता भी है कि हरिसेन जो है वो किसके दरबार में है। चूँकि अभी मैंने बोला कि इन्होंने किसका वर्णन किया है, समुद्रगुप्त का और गुप्त साम्राज्य का, तो ध्यान रखिएगा हरिसेन जो है वो वो समुद्रगुप्त के दरबार में थे, ठीक है। तो ये पूछता है, ऐसे सवाल अक्सर पूछते कि ये किसके दरबार में था, तो याद रखना आपको, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में था और इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पूछा जा रहा है किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए, ठीक है। तो किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया में सफल सैनिक अभियान किए थे, तो ऑप्शन क्या है आपका, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, ठीक है, या फिर स्कंदगुप्त। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने, याद रखिएगा, दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त ऐसा सम्राट था जिसने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा, ठीक है। वो जितना भी युद्ध लड़ा वो सब जीतता गया। देखिए जब हम नेपोलियन से ये कंपेयर करते तो नेपोलियन भी एक अच्छा शासक था, वो उसने भी बहुत युद्ध लड़ा, जीता, लेकिन वो कुछ युद्ध हारा भी है नेपोलियन। लेकिन समुद्रगुप्त की अगर हम बात जब करते हैं तो समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध को नहीं हारा है, ये एक बड़ा अचीवमेंट है समुद्रगुप्त का, ठीक है। तो उन्होंने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बात हो सकता है सवाल बने कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण में कितने राजाओं को हराया था। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त ने दक्षिण में 12 राजाओं को, दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, और उत्तर भारत में 9 राजाओं को परास्त किया था, ठीक है। दक्षिण में, साउथ इंडिया में 12 राजा एंड नॉर्थ इंडिया में 9 राजाओं को उन्होंने परास्त किया था, हराया था। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है, ठीक है। तो मुझे इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं, आंसर क्या होगा,
आंसर होगा समुद्रगुप्त। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखा गया, जिसमें समुद्रगुप्त एवं गुप्त साम्राज्य का वर्णन है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्या पूछ रहा है कि किस सम्राट की विजय का, तो ऑब्वियसली जब वो समुद्रगुप्त की चर्चा कर रहा है तो उसमें समुद्रगुप्त का ही विजय अभियानों की चर्चा होगी। क्लियर है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो देखिए एक ही क्वेश्चन में अगर आपके पास बहुत सारे फैक्ट आते हैं तो उन्हीं अलग अलग फैक्ट से आप अलग अलग क्वेश्चंस को भी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो देखिए अलग अलग ऑप्शन है, हुनों का आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप, कमजोर शासक, या फिर आर्थिक संकट। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 1 3 4। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि गुप्त साम्राज्य के पतन का क्या कारण। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम चारों ऑप्शन को देखेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको वो देखना जो आप, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो आप एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ऐसा देखेंगे जो एकदम बेतुका हो, जिसका कोई लेना देना नहीं। तो अगर आपने गुप्त साम्राज्य पढ़ा है, अच्छे से आपने पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक संकट की तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं, आर्थिक संकट हो ही नहीं सकती गुप्त साम्राज्य की अगर हम बात करें, क्योंकि गुप्त साम्राज्य को क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आप देखिए आर्थिक संकट तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो पहले ही ये एलिमिनेट हो गया। अब बच गया 1 2 3। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा 1 2 एंड 3। हुनों का आक्रमण भी, प्रशासन का सामंती स्वरूप भी, और कमजोर शासक। ठीक है, क्योंकि आगे चलकर फिर क्या हो गए, कमजोर शासक हो गए, जिसकी वजह से ये भी एक कारण रहा पतन का। क्लियर है ये? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन क्या है आपका? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त, या फिर नरसिंहगुप्त। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है नरसिंहगुप्त। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मिहिर कुल का आक्रमण जो है किसके शासनकाल में? तो नरसिंहगुप्त के शासनकाल में ये आक्रमण हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। देखिए ये भी बात सही है। ठीक है, कि ज्ञान विज्ञान का स्वर्णिम युग था। ये भी पूछ सकता है कि ये किस काल के लिए बोला जाता, तो आपको पता होना चाहिए गुप्त काल। ठीक है, इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे, तो इसमें से कौन कौन विद्वान थे जो ये आप ऐसे पूछा जा रहा है जो उस समय के थे, उस काल के थे। ठीक है, ऑप्शन क्या है? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और पाणिनि। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पहले मैं आपको आंसर बता दूं, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? 1 2 3, यानी कि वराहमिहिर भी है, आर्यभट्ट भी गुप्त काल के, और ब्रह्मगुप्त। ठीक है, पाणिनि नहीं है इस समय के। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। अच्छा, इन तीनों के बारे में थोड़ा आप बेसिक जान लें। वराहमिहिर कौन थे? तो वराहमिहिर जो थे वो खगोल विज्ञान थे, ज्योतिष और गणितज्ञ। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना। और वराहमिहिर की एक बहुत ही बड़ी फेमस पुस्तक है, उसका नाम है पंच सिद्धांतिका। ठीक है, पंच सिद्धांतिका नाम है। पंच सिद्धांतिका में क्या दिया गया है? उसमें 5 खगोलीय सिद्धांत दिए गए हैं, इसीलिए नाम ही है क्या? पंच मतलब 5, पंच सिद्धांतिका। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध पुस्तक है वराहमिहिर की, इसको ध्यान रखेंगे। ये खगोल विज्ञान थे, ज्योतिष थे, गणितज्ञ थे। क्लियर है? आर्यभट्ट जिनके बारे में सभी जानते हैं कि ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे, खगोल विज्ञान। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट शून्य का उपयोग, जो कि लोग अभी भी इसको ये लेकर डिस्प्यूट करते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, पाई जो आप जब मैथ पढ़ते हैं, आप जब पाई पढ़ते हैं तो पाई का मान भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो सूर्य ग्रहण, जो चंद्र ग्रहण, ये सभी लगते हैं तो उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, ये भी इनके द्वारा ही दिया गया, बताया गया। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना। ठीक है, आर्यभट्ट। तीसरा हम देख रहे हैं ब्रह्मगुप्त को, तो ब्रह्मगुप्त भी एक महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री। ठीक है, खगोल शास्त्री। और इनकी बात करें तो शून्य हम जानते हैं कि आर्यभट्ट ने दिया था, और इन्होंने क्या किया, जो शून्य दिया गया था, शून्य को संख्या के रूप में इन्होंने क्या किया था? डिफाइन किया था, परिभाषित किया था। ठीक है, और इसको कैसे यूज़ करना है ये भी इनके द्वारा डिफाइन किया गया था। और सबसे बड़ी बात ग्रेविटी, जो आज हम जानते हैं, ग्रेविटी की अगर हम नाम पढ़े तो हम जानते हैं न्यूटन का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन ग्रेविटी की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण जो है उसको आकर्षक बल के रूप में परिभाषित इन्होंने ही किया था सबसे पहले। किसने? ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, तो चलिए इतनी बातें, इतने फैक्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।